गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक ठाक मस्त होंगे आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग पढ़ने वाले एकदम मस्त थ्योरी गाउस परमे। गाउस परमे या गॉस परमे, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब के नाम पे इस परमे को दिया गया है, गॉस परमे। ये थ्योरी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे क्वेश्चन इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस गॉस परमे को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ले चलेंगे पिछले वीडियो यानी पिछले क्लास विद्युत फ्लक्स के कुछ पॉइंट पर। तो विद्युत फ्लक्स हम लोग निकालने के लिए पिछले वीडियो में दो फॉर्मूला पढ़े थे। एक था फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इससे आप विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो, लेकिन कब? जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो। विद्युत क्षेत्र क्या हो? समरूप हो, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र असमरूप हो तो उस स्थिति में हम लोग फ्लक्स निकालते हैं फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और आपको पता है कि जब भी कोई राशि परिवर्तनशील होती है तो उसको छोटे छोटे पार्ट के लिए नियत मान लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया एलिमेंट लिया गया, मतलब छोटा छोटा एरिया लिया गया है और इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर हम कहें कि जैसे मान लो 10 मीटर भुजा का एक घन है, 10 मीटर भुजा का एक क्यूब यानी घन है और उसमें 10 कूलम चार्ज है और उस घन से जुड़े हुए फ्लक्स निकालना है, तो क्या करोगे आप? ई ए कॉस थीटा, उसके लिए घन का एरिया चाहिए, उसके लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप वहां से फ्लक्स निकाल दो। फिर थीटा चाहिए तो ये कॉस थीटा करके निकाल तो सकते हो, बट टाइम ज्यादा लगने वाला है। और अगर आकृति नियमित ना होकर अनियमित हो जाए, जैसे बंद ही रहता लेकिन वो कोई शेप नियत नहीं बनता, जैसे गोला नहीं होता, घन नहीं होता, घनाभ नहीं होता, लेकिन बंद आकृति होता, और उस स्थिति में अगर विद्युत फ्लक्स निकालना होता तो फिर ये कॉस थीटा सही वे नहीं होता, वहां पे बहुत परेशानी बढ़ जाती है। कैलकुलेट तो होगा, कोई ना कोई उपाय होगा, वहां कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है। गॉस ने वैसे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कहा कि अगर आकृति बंद है, आकृति बंद होनी चाहिए, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, गोला हो, घन हो, घनाभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और उससे जुड़े फ्लक्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको। तो क्या करना था? तो बहुत बड़ी चीज, एकदम छोटा सा चीज करना था। गॉस साहब कहे कि बस इतना बता दो कि उसमें आप कितना आवेश रखे हो और उसमें एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो, आपका आंसर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का। ये तो बहुत कमाल की चीज थी। यानी कहने का मतलब था उनका कि जैसे मान लो एक इस तरह का बंद आकृति था, ये कौन सी आकृति है समझ रहे हैं ना? ये जो बना है ये 3D है और ये हो सकता है कि घन हो या घनाभ हो, ठीक है? तो इस तरह का आकृति था और कहे कि अगर इसमें Q आवेश है और आप चाहते हैं कि इससे जुड़े फ्लक्स निकाले, तो उन्होंने बोला, गॉस साहब ने बोला कि आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, Q, और इसमें देखिए कि बंद आवेश कितना है और इसमें एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए। यानी उन्होंने कहा कि बंद आवेश के कितना होता है? 1/ε0 गुना। विद्युत फ्लक्स कितना होता है? बंद आवेश के 1/ε0 गुना। यानी गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध, यानी किसी बंद पृष्ठ से जुड़े विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यह कथन बहुत ही सिंपल था। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं गॉस साहब का। तो गॉस प्रमेय का कथन क्या हुआ? देखिए यहां पे गॉस प्रमेय के अनुसार, किन के अनुसार? गॉस प्रमेय के अनुसार। ध्यान दीजिए इधर, गॉस प्रमेय के अनुसार। लोग बोलते हैं गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय, यानी गॉस प्रमेय का हौवा बना कर रखते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे? इसका हौवा को निकाल देंगे। यानी आज आपको लगा गॉस प्रमेय तो कुछ था ही नहीं। हाँ, है मजेदार टॉपिक, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं
कि आपको ये बहुत ही आसान लगने वाला है, बशर्ते आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरा अच्छे से वीडियो को देखा कीजिए, भगाइए मत, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, क्या है गॉस प्रमेय? तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। यानी विद्युत फ्लक्स बंद आवेश का 1/ε0 गुना होने वाला है। तो देखो यहां पे मान लेते हैं, मान लो, मानने में क्या हर्ज है, माना कि बंद पृष्ठ में स्थित आवेश Q है, तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संबद्ध मतलब होता है जुड़ा हुआ, उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखो, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? विद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई। क्या लिखते हैं? फाई। और फाई बराबर क्या बोले थे यहाँ पे कि विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश, यानी बंद पृष्ठ में स्थित आवेश मतलब बंद आवेश, क्या हो जाएगा? बंद आवेश के क्या होता है? बंद आवेश के 1/ε0 गुना होता है। हो गया 1/ε0 गुना। तो फाई बराबर बंद आवेश के कितना गुना हो गया? 1/ε0 गुना। तो बंद आवेश कितना लिए थे? Q। देखो मान लो यहाँ पे एक फिगर है, इसमें बंद आवेश है कितना? Q। तो Q आप बटा में क्या हो जाएगा? ε0। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसी आकृति पे निर्भर नहीं करता, कुछ भी आकृति हो उसके लिए सही है। क्या यहाँ पे लिखे थे हम लोग? बंद आवेश। तो फाई बराबर हो गया बंद आवेश गुने 1/ε0, यानी बंद आवेश को 1/ε0 गुना होता है। अब आपको पता है कि ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसका मान आपको पता है कितना होता है? इसका मान होता है जहां ε0 बराबर होता है 8.854। ये तो हम लोग कूलॉम के नियम में इसका वैल्यू देख लिए थे। 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ठीक है, ये तो गॉस प्रमेय का कथन हुआ। गॉस प्रमेय का कथन क्या है? एक बार फिर से देख लो। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। मान लेते हैं कि किसी बंद पृष्ठ में स्थित आवेश कितना है? Q। यानी बंद आवेश कितना है? Q। तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स या उस पृष्ठ से संबद्ध मतलब होता है जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स होगा। फाई बराबर कितना? बंद आवेश गुने 1/ε0 यानी Q/ε0, जहां ε0 क्या है? तो निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका वैल्यू होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम है? ये था गॉस प्रमेय का कथन। अब हमको चेक करना है कि ये कथन सही है या नहीं। तो इसका जांच करेंगे हम लोग कैसे? सत्यापन करके, प्रूफ करके। तो चलिए यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं कि ये वैल्यू सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब करने वाले इसको प्रूफ। चलिए अब गॉस प्रमेय को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, इसका सत्यापन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मान लेते हैं हम। माना कि स्मॉल r त्रिज्या का
एक गोला है। तो बंद आकृति यहाँ पे क्या ले लिया हमने, गोला ले लिया। यहाँ पे हमने बंद आकृति क्या लिया है, गोला। गोला बंद आकृति है ना। तो हमने कहा कि माना कि स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है तथा इसके केंद्र पर स्मॉल q आवेश स्थित है। ठीक है, यानी हमको जो बंद आकृति लेना है वह क्या लेना है, गोला लेना है, और उस गोले की त्रिज्या हमने माना है स्मॉल r। चलिए एक गोला बनाते हैं। ये एक गोला हो गया, ये क्या हो गया, गोला हो गया। और इसके त्रिज्या को माना गया है, कितना इसकी त्रिज्या है, स्मॉल r। और यहाँ पे आवेश है पॉजिटिव प्लस q, यानी स्मॉल q लिए चार्ज। अब इस गोले के लिए हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो पहले की विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एक होता था E वेक्टर डॉट A वेक्टर और एक होता था E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो बात यह है कि किसको हम लोग लेंगे, तो नियत रहेगा तो लेंगे E वेक्टर डॉट A वेक्टर। कब, जब विद्युत क्षेत्र नियत होगा, और जब असमरूप होगा तो लेंगे E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो सबसे पहले कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम जानेंगे, नियत होगा मतलब समरूप होगा या असमरूप होगा, उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला चुनेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह का एक गोला लिया गया है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस गोले के यहाँ केंद्र पे यानी गोले के अंदर एक बिंदु आवेश है। तो किसी भी बिंदु आवेश से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होता है वह असमरूप होता है। कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, असमरूप। आप कहोगे कैसे, तो इस बिंदु आवेश से आपका एक विद्युत बल रेखा इधर निकलेगी, ये इधर निकलेगा, सब त्रिज्य होता है, मतलब सब त्रिज्या के अनुदिश होता है ऐसे। तो आप ये बताइए कि किसी भी 2 या 3 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, नहीं है। तो जब समांतर नहीं है तो इन विद्युत बल रेखाओं की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या वह समरूप होगा, नहीं, वह समरूप नहीं होगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है इस बिंदु आवेश के वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा वह कैसा है, असमरूप। तो जब असमरूप है तो टोटल एरिया ए के लिए नहीं निकालेंगे, पहले हम एरिया वेक्टर लेंगे, यानी क्षेत्र सदिश। क्या लेंगे, क्षेत्र सदिश, वो भी कैसा, अल्पांशीय। और पहले उस अल्पांशीय क्षेत्र सदिश के लिए फ्लक्स निकालेंगे और फिर टोटल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा एरिया इस तरह से। ये एक हमने अल्पांशीय क्षेत्र लिया, दिख रहा आपको, ये अल्पांशीय क्षेत्र लिया हमने। ठीक है, और ये जो है इस तरह से, ठीक है, ये अल्पांशीय क्षेत्र लिया, ये जो दूरी है कितनी है, r है, त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, अगर इस बिंदु पर अगर हम इनिशियली विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले तो इस बिंदु पे +1 रखेंगे, यहां भी प्लस है, तो प्लस प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, बाहर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, बाहर। और बोले थे हम कि त्रिविमीय आकृति के लिए पहले तो एरिया वेक्टर हमेशा क्षेत्र पे क्या होता है, क्षेत्र के सतह पे लंबवत होता है, और जब बंद आकृति है तो उसके लिए बाहर होता है। बंद आकृति के लिए कैसे होता है, बाहर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर अगर हम लेंगे तो ये भी इसी दिशा में आएगा, यानी इसके पैरेलल जाएगा। यानी यहाँ पे ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा।
तो हमने देखा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और अल्पांशीय क्षेत्र सदिश के बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री। अगर इस बिंदु को हम P मान ले तो P बिंदु पर अल्पांशीय क्षेत्र सदिश और ये जो E वेक्टर है दोनों के बीच कितना होगा 0 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह सतह पर हमेशा लंबवत होता है। अगर P पे +1 रखेंगे, यहाँ पे प्लस की हुआ है तो प्रतिकर्षण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर, तो दोनों क्या हो गया सेम दिशा में हो गया। अब क्या करते हैं कि अब हमको निकालना है विद्युत फ्लक्स। तो अब इस अल्पांशीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए अल्पांशीय, अब अल्पांशीय क्षेत्र कितना है dA से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स होगा किससे, इस एरिया से। कितना एरिया से, तो डी एरिया से। यहाँ पे कितना एरिया लिया हम, डी लिए, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या के बराबर होगा। तो डीए के लिए, छोटा फ्लक्स होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं डी फाई, और डी फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, क्योंकि असमरूप विद्युत क्षेत्र है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इसको तोड़ दे तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ध्यान देना यहाँ पे थीटा 0 क्यों होगा, थीटा 0 इसलिए होगा क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, और थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है तो 0 डिग्री होगा। कोई प्रॉब्लम है। अब इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डी ए। तो ये कितने एरिया के लिए हुआ, तो अल्पांशीय क्षेत्र के लिए हुआ, मतलब डीए के लिए। तो डीए के लिए फ्लक्स कितना आया डी फाई, और हमको चाहिए टोटल के कारण। किसके कारण चाहिए हमको टोटल एरिया के कारण चाहिए। तो चलो देखते हैं। गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर, कहां से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। देखो हीरो, अब तक कितना एरिया के लिए निकाले थे, डी एरिया के लिए फ्लक्स डी फाई निकाले थे। अब चाहिए टोटल एरिया के लिए। तो जब छोटे के लिए निकाल लेते हैं, जब भी पार्ट वाइज छोटा छोटा पार्ट में हम लोग निकाल लेते हैं कोई कैलकुलेशन, और जब टोटल के लिए चाहिए तो समेशन करते हैं। और समेशन को मैथमेटिकली किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीग्रेशन सिंबल से। किससे, इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ क्या करने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई, और यहां हो जाएगा ई डी ए। ई को बाहर निकाल दिए। क्यों निकाल दिया, समझ रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन एरिया का है तो ई नियत ले लिए हम। ई के परिमाण को क्या ले लिए, नियत। यहाँ पे ये कौन बदल रहा है, तो एरिया वेरिएबल है ना, यहाँ पे एरिया का फंक्शन है, इसलिए ई को हमने बाहर ले लिया। अब देखो dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो डी फाई का कितना हो जाएगा फाई ई ए, इतना हो गया। तो फाई बराबर कितना आ गया, ई आ गया। टोटल के लिए कितना आ गया, ई है। अब देखो चूंकि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ई बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अगर पी बिंदु पर निकाल रहे हैं, बिंदु आवेश क्यू है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू इतना होता। तथा किस आकृति की बात हो रही है, गोला का।
और गोला का एरिया, गोला के लिए ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना इतना। अब इसको जब इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फाई बराबर ई का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे अच्छा से हो नहीं रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है इतना। तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो तो कुछ कट जाएगा, यहां पे क्या कट जाएगा, देखो तो आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 पाई, अब 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया क्यू और नीचे क्या बच गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो इसको आगे दिखाते हैं आपको, चलो देखते हैं। जो यहाँ पे लिखे थे, चूंकि जगह कम था, इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं। तो ये समीकरण 1 था मेरा, ई का वैल्यू देख लिया और ए का वैल्यू देख लिए, तो समीकरण 1 से हो जाएगा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और फिर ये एरिया का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये समझ रहे हैं ना कहाँ लिखे हैं, समीकरण 1 में इस दोनों का वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। ये 4 पाई और ये 4 पाई कट गया, तो फाई बराबर आ गया क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और आपका वही आ गया जिसका आपको अब तक इंतजार था, इसी का इंतजार था ना हम लोग को, बोलो। तो ये बहुत ही सिंपल था, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, ठीक है। तो ये था आपका गॉस प्रमेय, ये 5 नंबर में प्रूव करने के लिए पूछता भी है बोर्ड एग्जाम में। अब इससे हम क्या करेंगे कि गॉस प्रमेय से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट को देखेंगे, किससे, गॉस प्रमेय से जुड़ी हुई कुछ बातों को देखेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। और अब हम लोग देख लेते हैं गॉस प्रमेय से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स, यानी गॉस प्रमेय की विशेषता भी बोल सकते हैं हम इसको। तो आइए इससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखे है कि गॉस प्रमेय सभी प्रकार के बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। तो जो गॉस प्रमेय है, वो गॉस प्रमेय सभी प्रकार के बंद आकृति के लिए सत्य है। मतलब इस गॉस प्रमेय है वह सिर्फ बंद आकृति के लिए सत्य है, आकृति कैसा है ये मायने नहीं रखता है। मतलब बंद आकृति गोला लेते हैं, घन लेते हैं, घनाभ लेते हैं, बेलन लेते हैं या कोई और आकृति लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि गॉस प्रमेय के लिए जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। यानी गॉस प्रमेय का यूज करने के लिए हम जिस बंद आकृति को लेंगे उसे क्या कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ। यानी जो गोला लेंगे, घन लेंगे, घनाभ लेंगे, बेलन लेंगे, इस सबको हम लोग क्या कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे, गॉसीय पृष्ठ। और तीसरा पॉइंट देखते हैं कि साधारणतः गोला, घन, घनाभ को गॉसीय पृष्ठ माना जाता है, जो अभी हमने बोला। और चौथा है, मान लीजिए यदि किसी बंद पृष्ठ में, जैसे गोला है, घन है या घनाभ है या बेलन है, और उसमें क्या है, बहुत सारे आवेश है, बिंदुवत आवेश है, जैसे +10 कूलम, -6 कूलम, +5 कूलम, -2 कूलम, तो क्या करेंगे ना कि सबका बीजीय योग कर देंगे, जो कुल आवेश होगा, कुल बंद आवेश सबके बीजीय योग के बराबर होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यदि बंद पृष्ठ में Q1, Q2, Q3 ... Qn बिंदु आवेश स्थित हो तो विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा, तो होगा, अरे क्या होगा, वही तो है, फाई बराबर Q1 + Q2 + Q3 ... Qn बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जोड़ है, जोड़ को हम बोलते हैं सिग्मा। मिनिमम वैल्यू कहाँ शुरू हुआ है, 1 से, और मैक्सिमम n तक, तो सिग्मा QI बटा एप्सिलॉन नॉट। I इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो है 5 नंबर में जो लिख रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, और ये AI-EEE में भी पूछा था, AI-EEE में इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा हुआ है।
ठीक है। और जी मेंस में भी पूछा था, ये कहा था कि एक बेलनाकार आकृति है। भाई जो आकृति था वह कैसा था? बेलनाकार था, और इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके अंदर एक क्या था? एक विद्युत द्विध्रुव था, और इसकी दूरी तो हो गई 12। विद्युत द्विध्रुव है, यहां पे प्लस क्यू और मान लो यहां माइनस क्यू है। चलो शुरू में हम माइनस क्यू ले लेते हैं, माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब पूछा था इसके विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, 2q/ε0, q/ε0, 1/ε0 और 0। विद्युत द्विध्रुव है, तो हमको ये नहीं सोचना है कि उसके अंदर कैसा आवेश बंद है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कुल आवेश कितना बंद है। तो जितना प्लस उतना ही माइनस अगर जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। और 0 बटा जब ε0 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। यानी जो फ्लक्स था वह कितना होता? 0 होता। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको गॉस प्रमेय भी समझ में आया था। और बोले थे ना कि लास्ट होते होते हम लोग गॉस प्रमेय का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल दिए हम लोग का। तो गॉस प्रमेय बहुत भारी था गॉस प्रमेय, लेकिन हाँ मजेदार टॉपिक है और मजा आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय की अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहां तक आज रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज फिर लास्ट में बोलेंगे कि अगर वीडियो समझ में आती है तो सिर्फ देखिए मत, देखने के बाद लास्ट में एक लाइक कर दो। लाइक करने में कितना समय लगता है? एक लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर से धन्यवाद।